चलो ठीक है, अच्छा कल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे इसके लॉ, इसके इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमने गुड्स की थी, एजेंट्स किए थे। आज हम इसका एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जरा अगर आईटी टीम सुन रही है तो काइंडली ये मेरी शेयरिंग डिसेबल नहीं करें, काइंडली स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दें प्लीज। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Sacrifice of anything by shifting resources in any जब आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, आप एक प्रोडक्शन लूज करते हैं और एक प्रोडक्शन आप गेन करते हैं। एक प्रोडक्शन आप लूज करते हैं और एक प्रोडक्शन आप गेन करते हैं। सारी की सारी जो इकोनॉमिक्स है, इसकी थ्योरी, वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट यू आर लूजिंग। जो फॉरगो करते हैं आप, जो आप सेक्रीफाइस करते हैं, इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं ना एक छोटी सी। अगर आपके पास वन एकड़ लैंड है and you are using it for rice, बताएं, राइस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और सपोज 100 टन हम प्रोड्यूस करते हैं। नाउ बाय यूजिंग इट फॉर कॉटन, बताइए जब आप इस पे कॉटन कल्टीवेट करेंगे तो क्या राइस गेन होगा? नो सर। तो वी विल सैक्रिफाइस राइस। कोशिश करें कि चैट में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं बाकी लोग। वी विल सैक्रिफाइस राइस फॉर कॉटन, तो हम कहेंगे hence rice are
the opportunity cost of cotton. Rice are cotton is the gain. Cotton we are gaining, and what we are sacrificing? What we are sacrificing? बताइए, चैट में रिप्लाई कर दिया करें तो. इफ यू कैन हेयर मी तो चैट में रिप्लाई कर दिया करें. बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही? राइस वी आर गेटिंग sacrificing. शाबाश. We are sacrificing rice to get cotton. तो जो चीज सेक्रीफाइस की जाएगी, जो चीज हम सेक्रीफाइस करेंगे, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी, आप कैसे? थोड़ा नॉइजी है. नाउ वॉइस इज बेटर. हेलो, नाउ वॉइस इज बेटर. ओके. इकोनॉमिक्स में एक बात सब बच्चे याद रख लें. इकोनॉमिक्स में जो असल चीज होती है वो फॉरगो होता है. असल चीज सेक्रीफाइस होती है. जब आपने कोई डिसीजन करना होता है, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन, आपका कोई भी इकोनॉमिक जो डिसीजन होता है वो याद रखिए सेक्रीफाइस पे होता है. आपने जॉब करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मिलेगा क्या वहां से और आप लूज क्या करेंगे. कोई भी जो आपका डिसीजन होता है वो हमेशा इसी बात पे होता है कि आप लूज क्या करेंगे और आप गेन क्या करेंगे. इजंट? सर, आपके इकोनॉमिक डिसीजन में मुझे बताएं, किसी के भी इकोनॉमिक डिसीजन में जरा तवज्जो से बात बताएं मुझे. कोई भी आपका इकोनॉमिक डिसीजन होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो ट्रेड ऑफ पे करता है. याद रखिए, वो ट्रेड ऑफ पे करता है. व्हाट वी आर getting and what we are losing, isn't? What we are sacrificing
is called अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम जो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Now listen please carefully. अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर एक्स और वाई कमोडिटीज आपके पास हो, अगर एक्स और वाई कमोडिटीज आपके पास हो और आप सारे रिसोर्सेज एक्स पे यूटिलाइज कर दें और 100 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं, तो बताइए वाई का कितना प्रोड्यूस होगा? वाई कितना प्रोड्यूस होगा? हेलो, अच्छा रिप्लाई कर दिया करें साथ साथ। वाई 0। और अगर आप इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम करें तो डेफिनेटली इसकी कोई प्रोडक्शन ऐड हो जाएगी कि नहीं होगी? और इसको और कम करेंगे तो ये और बढ़ जाएगी, इसकी और कम करेंगे तो ये और बढ़ जाएगी, इसकी और कम करेंगे ये और बढ़ जाएगी, इसकी खत्म कर देंगे, सारे रिसोर्सेज वहां ले जाएंगे, तो बताएं। Isn't? अगर इन तमाम कॉम्बिनेशंस को यहां प्लॉटिंग कर दें, ये हमारे ए और बी एक्सट्रीम बन गई। बाकी आप जितना इसको कम या ज्यादा करते जाएंगे, आप एक को कम करते जाएं, दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। अब यहां तक बात समझ आई आप? तो इसका मतलब ये हुआ ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल
अटेनेबल और पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। क्यों जी? इसका मतलब ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन होंगे ये अटेनेबल या प्रोड्यूसेबल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, इजंट? तो इसका मतलब ये हुआ ये ट्राइंगल तो आपकी पॉसिबल और अटेनेबल का बन गया ना जी। सर ये बात समझ आ रही सबको? लेकिन इसके बाहर जो हैं फैक्टर्स, ये सारे क्या हैं? अनअटेनेबल। ये सारे के सारे क्या हैं? अनअटेनेबल। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं और मुझे ये रिप्लाई कर दें ताकि मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूं। अगर लैंड आपकी 2 एकड़ हो जाए, लैंड आपकी ज्यादा हो जाए, क्या आप ये जो अनअटेनेबल है इनको अटेन कर सकेंगे? बोलिए। आंसर इज यस। इसका मतलब ये जो आपका अनअटेनेबल वाला एरिया था ये भी क्या बन जाएगा? ये एरिया भी अटेनेबल बन जाएगा। बताइए, पॉइंट समझ आ रहा है? इसे कहेंगे ग्रोथ। इसका मतलब जब ग्रोथ होती है तो फिर आप क्या करते हैं? आप मजीद रिसोर्सेज जनरेट हो जाते हैं, तो आपके वो फैक्टर्स जो पहले अटेनेबल नहीं होते वो भी अब अटेनेबल बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे कहा जाता है लिमिट ऑफ प्रोडक्शन। और इसको
और इसका जो टाइटल होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और एब्रिवेशन में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और पीपीएफ। जी बताएं, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है? बताइए, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है बेटा? इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स का। अच्छा, यहाँ अजान शुरू होने लगी अभी, अजान। तो मैं चूंकि मस्जिद के कुछ थोड़ा करीबी भी हूँ, तो अगर अजान चूंकि लाउड होगी तो फिर हम सिर्फ अजान की ब्रेक कर लेंगे, सिर्फ अजान के लिए। ओके जी? क्योंकि वो लाउड इतनी होगी कि माइट आपको आवाज नहीं आएगी। ये अजान शुरू हो गई, आपको शायद आवाज आ रही होगी अजान की। So wait please for azan. Wait for azan.
हेलो जी, फुरकान सर। हाँ फुरकान, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर चल रहा है पूरा। चैप्टर 1 है ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम पे ही है, लेकिन ये चैप्टर 1 चल रहा है जी। जी तमाम स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं तो यस नो करते जाइएगा प्लीज। अब है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक सिस्टम में आपके सिलेबस में जो असल चीज है वो है इकोनॉमिक्स के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बुनियादी सवाल हैं। उनको एड्रेस करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। टू आंसर बेसिक क्वेश्चंस, what to produce, how to produce, for whom to produce। ये तीन बुनियादी सवाल हैं किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी में जो पूछे जाते हैं। कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता था, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए सोसाइटी में, इकोनॉमी में, और फिर कैसे प्रोड्यूस की जाए, यानी कि लेबर इंटेंसिव लगाएं या कैपिटल इंटेंसिव लगाएं। और फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है उसको एंजॉय कौन करेगा, उसको सर्विसेज को यूज कौन करेगा, क्या वो जनरल पब्लिक सबके लिए होंगे या वो स्पेशल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए होंगे, उसकी नेचर क्या होगी, किन के लिए वो यूज किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए जो दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, बड़े पॉपुलर आपने सुने होंगे पहले भी कहीं ना कहीं। या तो दुनिया में सोशलिज्म चलता है, सोशलिज्म, या कैपिटलिज्म चलता है। सोशलिज्म चलता है या कैपिटलिज्म चलता है या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। दुनिया में तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। सोशलिज्म को इकोनॉमिक्स में हम लोग प्लैंड इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिज्म को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं मिक्स ऑफ बोथ सिस्टम्स, मिक्स ऑफ बोथ सिस्टम।
अब इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। जो आपका सोशलिज्म होगा, इसके अंदर आप लोग पेज नंबर बता देंगे जरा कोई स्टूडेंट? इसका पेज नंबर बता दे कोई स्टूडेंट आप में से, या मैं बता दूं? काइंडली पेज नंबर अगर बता दें आप, वरना फिर मैं बता देता हूँ। जी पेज नंबर ये है 24। पेज नंबर 24। जी सोशलिज्म कहते हैं where all economic decisions are taken by ज़रा आपको ज़रा इसमें बुक आप लोगों को कल आप उन्होंने की है शेयर आप लोगों से? सॉफ्ट कॉपी शेयर हुई थी ग्रुप के अंदर? कोई स्टूडेंट कर दे ग्रुप में काइंडली शेयर। ग्रुप ज्वाइन करें ना आप लोग, उस ग्रुप में है अभी बुक। ग्रुप में आप लोग नहीं है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, ये है आपका कोई ग्रुप बना हुआ? अब वो इसका B.eco का ग्रुप बना हुआ है। चलें आईटी वालों से कांटेक्ट करें। शकील भट्ट से अगर आप सुन रहे हैं तो ये 2-3 बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आज ज्वाइनिंग हुई, तो काइंडली उनको भी शेयर कर दें, उनको ऐड कर लें ग्रुप में एटलीस्ट। ओके, तो सोशलिज्म कहते हैं व्हेन ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि हर फैसला कौन करेगा? ओके ओके। ये तो फिर एडमिन ओनली है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वही कर पाएंगे एडमिन वाले।
हाँ जी, ओनली एडमिन है तो फिर उन्हीं को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा प्लीज अपना टॉपिक का मोमेंटम डिस्टर्ब ना हो जाए इससे। सोशलिज्म कहते हैं व्हेन ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय, नहीं आई एम नॉट जैन, आई एम नॉट एडमिन। अच्छा, वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट और गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट फैसला करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट, हाउ और होम, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सोशलिज्म कहलाएगा। अब जाहिर बात इसके अपने कुछ मेरिट्स होंगे और डीमेरिट्स भी होंगे। लाइक मेरिट्स में सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर फैसला गवर्नमेंट करेगी तो इसमें सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट रहेगा, सोशल वेलफेयर आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन अगर डीमेरिट्स की बात करेंगे तो लाइक इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है जो सोशलिज्म में होता है, जो गवर्नमेंट के इदारों में होता है, वहां से चाहता हूँ आप में से कई लोग गवर्नमेंट के इदारों में जॉब भी कर रहे होंगे। सोशलिज्म में जो सरकारी इदारे होते हैं उसमें इनएफिशिएंट यूज हो रहा होता है रिसोर्सेज का, वो भी उसके भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे। लेकिन जिस तरह प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, अलबत्ता गवर्नमेंट सेक्टर में रिसोर्सेज को उस तरह से ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं किया जाता है। एग्री करते हैं आप लोग इससे? आप लोग एग्री करते हैं? हाँ। और सर जितनी, अब देखिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जितनी जमीन, जितनी रिसोर्सेज गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास है, अगर ये रिसोर्सेज आप किसी प्राइवेट सेक्टर को दें तो वो आपको बता देगा काम कैसे करते हैं, यानी कि वो आपको बता देगा कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। मार्केट इकोनॉमी, where all decisions are taken by where all economic decisions are taken by free market forces,
where all economic decisions are taken by free market forces. यानी कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। किस चीज की प्रोडक्शन की जाएगी? जिसकी डिमांड है। किस चीज की सप्लाई कीजिएगा? जिसकी डिमांड है। इस पर गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जाहिर है इसके भी कुछ मेरिट्स भी होंगे और कुछ इसके डीमेरिट्स भी होंगे। लाइक इसके जो मेरिट्स हैं कैपिटलिज्म के, वो जो ऊपर हमने डीमेरिट पढ़े थे उसके, एफिशिएंट यूज of resources, efficient use of resources। और डीमेरिट्स में क्या हो सकता है इसका? कोई बताएगा कैपिटलिज्म का? एक्सप्लॉइटेशन। कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉइटेशन का एलिमेंट होता है। आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं, वेलफेयर को इग्नोर कर देते हैं। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस क्या करना चाह रही होती हैं? अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करती हैं। जब आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो चंद लोगों को बेनिफिट करते हैं और सोशल वेलफेयर इससे इग्नोर होती है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक डिसीजन जो होंगे मिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एंड market forces। गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस यानी कि दोनों मिलकर फैसला करेंगे। कुछ पावर्स और कुछ अथॉरिटीज गवर्नमेंट के पास होंगी और कुछ अथॉरिटीज मार्केट फोर्सेस के पास होंगी। और आखिरी जो हमारा दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम है
वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। वो कहता है will be taken by law of Sharia। अब लॉ ऑफ शरिया क्या होता है जी, कुछ बताएगा आप में से? शरिया कहते हैं शरीयत, यानी कि कुरान एंड सुन्ना। फैसला कौन करेगा? हलाल और हराम का तस्वुर, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन का तस्वुर, फैसला कौन करेगा? शरई लॉ, कुरान एंड सुन्ना। तो कुरान एंड सुन्ना जो है वो कहता है कि सीधी सीधी बात है, इस्लाम कहता है जी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इकॉनमी चलाना चाहते हैं, तो इसके मोड ऑफ फाइनेंस समझ लें कौन कौन से हैं। मुदारबा है, मुशारका है, मुराबा है, इजारा है, और इजारा व इजारा व इक्तना। नहीं, इस्तिस्ना नहीं है, वो इजारा व इक्तना है। इक्तना, IQTIN है। बेसिकली ये अरेबिक टर्म्स हैं, ये सारी की सारी अरेबिक टर्म्स हैं। इनके मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड कर लें थोड़े थोड़े से। मुदारबा कहते हैं फाइनेंस बाय मिस्टर ए एंड लेबर बाय मिस्टर बी। फाइनेंस्ड बाय मिस्टर ए और लेबर बाय मिस्टर बी।
एक इंसान मेहनत करेगा और एक पैसा लगाएगा और वो फिर प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। मुदारबात सीधा सीधा कहता है यार तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास टाइम है, तुम पैसे लगाओ, मैं टाइम लगाता हूँ, प्रॉफिट लॉस शेयर कर लेंगे। मुशारका कहता है पार्टनरशिप। ऑल पार्टीज विल participate लेबर एंड, और उसी तरह प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को ये पॉइंट? मुदारबत में एक शख्स के पैसे और एक के एफर्ट होगी, और मुशारकत में सबका पैसा लगा होगा। और मुराबा में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होगा। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अगर आपको चीज पैसे चाहिए तो आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो चीज लेके दे देता हूँ, आप इस्तेमाल करते रहें। आप मुझे उसका रेंट पे करते रहें। मिसाल के तौर पे ना आपको, आप कहते जी मैंने गाड़ी लेनी है, तो मैं कहता जी ओके गाड़ी, कहते लेकिन सर मुझे ना, नहीं आप कहते जी मुझे पैसे चाहिए। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, वेट करने एक सेकंड। आप कहते जी मुझे 20 लाख रुपए सर चाहिए। मैं कहता जी क्या करने आपने, आप कहते जी मैंने गाड़ी लेनी है। मैं कहा ठीक है ले लो पैसे। और आप मुझे कहते हैं जी मुझे, लेकिन सर मसला ये है कि मैं सूद पे नहीं करना चाह रहा, मैं सूद पे नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा इसमें ना अभी रेंटल छोड़ लें प्लीज, मैंने उसको चेक किया, वो इजारा में था, मुझे कंफ्यूजन थी खुद भी। तो आप मुझे कहते जी 20 लाख मैं कहा जी 20 लाख ले लें मुझसे, मुझे वापस दे देना। कहता सर लेकिन मैं सूद पे नहीं लेने, इंटरेस्ट नहीं करना मैंने। मैं कहता अच्छा बताओ फिर क्या करना चाहते हो, ऐसे क्यों चाहिए तुम्हें? आप कहते जी मैंने गाड़ी लेनी है। मैं कहता ऐसा करते हैं गाड़ी में ले देता हूँ, ये गाड़ी है 18 लाख की, ये 18 लाख की गाड़ी है, ये तुम मुझे कब पैसे दोगे? आप कहते जी मैं आपको सर 2 साल के बाद दूंगा। तो मैं कहता ठीक है फिर आप ये गाड़ी ऐसा करो कि आज 18 लाख की है, तो फिर गाड़ी 20 लाख की होगी, मैं इसमें अपना प्रॉफिट शामिल कर लेता हूँ। तो 20 लाख की गाड़ी बनाकर मैंने आपको दे दी। जी जी, बारी बारी सुनते जाए ना, फिर सुनते जाए। इसमें क्या होगा, आज ही मैंने आपके साथ फैसला कर लिया कि ये 18 लाख की गाड़ी है, मैं आपको 20 लाख में सेल करूंगा। तो आप कहते हैं ठीक है जी मैं 20 लाख, लेकिन पैसे मैं फिर आपको बाद में दूंगा। इसे इकोनॉमिक्स में, इस्लाम में मुराबा कहा जाता है, मुराबा। इजारा के अंदर
रेंटल डीड या रेंटल एग्रीमेंट हो जाता है। आप कहते हैं सर मुझे गाड़ी लेते हैं, मैं कहता हूँ गाड़ी ले लो, तो कहते हैं सर लेकिन मैं आपको रेंट देता रहूंगा। तो आप कहते हैं ठीक है जी 5 साल लीज, सुना लीज, आप लोग लीज पढ़ चुके हैं ना, लीज कहीं। तो ये रेंटल लीज होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद मंथली या क्वार्टरली आप उसको रेंट पे करते हैं, और 3 साल या 5 साल का जो एग्रीमेंट हुआ था वो गुजरने के बाद आप वो गाड़ी वापस दे जाते हैं, वो गाड़ी आप उसको वापस दे जाते हैं। इतना में सिर्फ एक फर्क है, जी बताता हूँ, इतना में सिर्फ एक फर्क है, वो याद कर लो। ये भी वही है, इजारा की तरह ही है, लेकिन इसको कहते हैं हायर परचेज। इसमें जो इंस्टॉलमेंट पे की जाती है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है, और प्लस रेंट होता है, जबकि इसमें रेंट ओनली होता है। फर्क समझ आ गया दोनों का, इजारा और इजारा व इक्तला का फर्क समझ आ गया। इजारा में सिर्फ आप रेंट पे करते हैं, और इक्तना के अंदर आप साथ साथ उसकी प्रिंसिपल भी पे करते हैं, जिससे वो गाड़ी ऑटोमेटिकली एसेट एट द एंड ऑफ लीज आपका हो जाता है। और जो आप कह रहे हैं मुराबा, मुराबा के अंदर ये है कि आप प्री डिसाइड कर लेते हैं कि एक 10 लाख की चीज है, टुडे, लेकिन चूंकि आप फ्यूचर में पे करना चाह रहे हैं, विल बी ऑफ 12 लाख इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये 12 लाख की हो जाएगी। डन जी। सर क्लियर है यहां तक सबको? बाकी रीडिंग करें, रीडिंग करें, और उसके बाद फिर कल क्यूरीज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।